क्वेश्चन नंबर 26. A body stretches a spring by a particular length at the earth's surface at equator. ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसको इक्वेटर में, मतलब एक बॉडी है जिसको स्प्रिंग से लटकाया गया है इक्वेटर में, तो वो एक पर्टिकुलर लेंथ से उसको स्ट्रेच कर रही है। एट व्हाट हाइट अबव द साउथ पोल विल इट स्ट्रेच द सेम स्प्रिंग बाय द सेम लेंथ? अज्यूम द अर्थ टू बी स्फेरिकल। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मतलब दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को पूछ सकता हूँ। पहला तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कि अगर इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट का वेट स्प्रिंग को एक पर्टिकुलर लेंथ से खींच रहा है, तो पोल में क्या होएगा? पोल में किस हाइट पे उतना ही स्ट्रेच वो कर पाएगा सेम स्प्रिंग को। ठीक है, या तो ऐसे पूछ लूं, या तो फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इक्वेटर पे जितनी ग्रेविटी है, स्मॉल जी की जो वैल्यू है, उतनी सेम ग्रेविटी पोल पे कितनी हाइट पे है, ऐसे भी पूछ सकता हूँ। भाई ग्रेविटी सेम होगी तो फोर्स सेम लगेगा, फोर्स सेम रहेगा तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो भी सेम रहेगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब इक्वेटर की अगर मैं बात करूं, इक्वेटर में अपन लोगों को पता है कि ओमेगा स्क्वायर आर का एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, तो जी की जो वैल्यू होती है इक्वेटर में, वो बेसिकली जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होती है। अब हर क्वेश्चन में अपन पूरा डायग्राम वगैरह बना के नहीं करेंगे सॉल्व, है ना। मतलब इतना प्रैक्टिस तो अपना हो जाना चाहिए कि ये सीधा दिमाग में आ जाए। पोल की अगर मैं बात करूं, तो पोल पे ऑब्वियसली ग्रेविटी पोल मतलब सरफेस पे तो इक्वेटर से ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि पोल पे तो ओमेगा स्क्वायर आर लगता नहीं। पर अगर मैं हाइट एच पे चले जाऊं, तो अब एच हाइट ऐसा भी नहीं कि अपन लोग बहुत ऊपर चले जाएंगे, है ना, थोड़ा मोड़ा ऊपर जाते हैं तो बैलेंस हो जाता है। तो समझना इस चीज को है कि यहाँ पर जो जी डैश का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है वो काम आएगा, न कि एक्यूरेट वाला। और अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या है? एच हाइट पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर। ठीक है, तो बस यार इन दोनों को इक्वेट कर दो। ये दोनों जब बराबर होंगे तभी इलांगेशन भी बराबर होगा। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर। ये हो जाएगा, देखो ये जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी माइनस जी एच बाय आर। ये जी और जी गया, माइनस और माइनस गया, और इससे एच की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, सॉरी, डिवाइडेड बाय जी। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। ओमेगा की वैल्यू हमको पता है अर्थ के लिए क्या होती है, 2 पाई रेडियन पर 24 आवर, यानी कि 2 पाई रेडियन पर 24 इंटू 60 रेडियस की वैल्यू हमको पता है 6400 किलोमीटर होती है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे, और जी की वैल्यू रखेंगे 9.8। उससे आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर के आसपास आता है, जिसको आई थिंक बुक में आंसर सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर लिख दिया है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो चलेगा भाई, एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कहाँ पूछता है। पर इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को समझो भाई। केवल 10 किलोमीटर की हाइट में यदि मैं पोल के ऊपर चले जाता हूँ, तो ग्रेविटी इक्वेटर के बराबर हो जा रही है। मतलब वो इक्वेटर पे ओमेगा स्क्वायर आर का इन्फ्लुएंस कितना कम है, इस चीज को अपन समझ सकते हैं। केवल 10 किलोमीटर की हाइट में ये बात बराबर हो जा रही है। यही इस क्वेश्चन एफ सी वर्मा की यही ब्यूटी है, कि वो प्रैक्टिकल डेटा थोड़ा सा देता है, इनबिल्ट करता है अपने क्वेश्चनों में, और उससे हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग बनती है। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हमारे सिलेबस में हम लोग क्वांटिटेटिव बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, सिंबल्स में ही सारे आंसर निकाल देते हैं। जैसे एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, यही इसका आंसर हो, चार में से एक ऑप्शन। पर ठीक है यार, पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेटा, थोड़ी तो समझ बने, जनरल अंडरस्टैंडिंग, कि हाँ भाई इतना कम है वो ओमेगा स्क्वायर आर, की केवल 10 किलोमीटर ऊपर में ही बराबर हो जा रही है बात। तो बाकी अपनी अपनी सोच है, मैं तो इस चीज को पसंद करता हूँ। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेटा हमारे पास होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।